हेलो एस्पिरेंट्स, इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ के अंदर आपको मिलेंगे 4 क्वेश्चंस डेली GS1, GS2, GS3 और GS4 से। क्वेश्चंस का डिस्कशन सुबह होता है जिससे कि आपको टाइम मिल सके खुद आंसर्स को अटेम्प्ट करने का और फिर उसके मॉडल आंसर का डिस्कशन इवनिंग में होगा। इस बीच जिन लोगों ने आंसर लिखे होते हैं वह अपने आंसर्स को फ्री इवैल्यूएशन के लिए इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को डेवलप किया जाए, आपको बिगनर से एडवांस बनाया जाए। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड यूपीएससी का ही रखा जाता है और उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक से फ्रेम किए जाते हैं जो अपकमिंग यूपीएससी मेंस एग्जाम 2020 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। इस तरह से आप आंसर राइटिंग ही नहीं कर रहे हैं, आप एक तरह से अपने सिलेबस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लर्न और रिवाइज भी कर पा रहे हैं। आंसर राइटिंग को डेली रखने का यही ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी हैबिट डेवलप कर सकें आंसर्स को रोज लिखने की। कुछ ज़रूरी बातें उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपने आंसर्स को फ्री इवैल्यूएशन के लिए भेजना चाहते हैं। एक बार में एक ही आंसर को भेजें। फाइल का फॉर्मेट PDF ही रखें। अपनी आंसर शीट पे क्वेश्चन और आंसर के अलावा कुछ भी ना लिखें, क्योंकि जितनी क्लियर कॉपी होगी उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा हमें रिमार्क्स लिखने में। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इवैल्यूएटेड कॉपी को वापस भेजने में 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉपीज आने की वजह से 5 से 7 दिन का भी समय लग जाता है। बाकी आप किसी भी सोर्स से लिखे गए आंसर को भेज सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सीरीज में दिए गए क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करें। लास्टली, हमारी सिंसियर अपॉलजीज उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपने आंसर हिंदी फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं और वो कैंडिडेट्स जो अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी कॉपीज को चेक करवाना चाहते हैं। फिलहाल यह अभी पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि ऐसा हो सके इन नियर फ्यूचर। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काऊ होगा। आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट? यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काऊ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काऊ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काऊ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे, क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है। और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है।
जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का GS 1 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर प्रोविजंस ऑफ पूना पैक्ट, Was it a precursor to affirmative actions post independence? Examine। इसको हमें 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है। यह आपका GS 1 के सिलेबस के टॉपिक द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंडर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह क्वेश्चन 2 पार्ट्स में पूछा गया है। पहला पार्ट पूछ रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि पूना पैक्ट के कौन कौन से मेजर प्रोविजन हैं, उन्हें डिस्कस करिए। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूछ रहा है कि वाज इट अ प्रीकर्सर टू अफर्मेटिव एक्शंस पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब उस तरीके की चीज होना, पूना पैक्ट का होना पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद वाले समय में उसने पॉजिटिव चेंज लाने जैसा काम किया। अब ये थोड़ा सा एनालिटिकल हो जाता है, लेकिन आज के समय में रिलेट करके लिखेंगे तो आसान हो जाएगा। टेक्स्ट को समझने के बाद कंटेंट की बात करते हैं। इसका मेजर सोर्स बुक ही रहेगी, हिस्ट्री की बुक्स, और जो डायनामिक पार्ट पूछा गया है उसके लिए करंट अवेयरनेस, करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही हैं, लेकिन एक अवेयरनेस, चीज़ों को रिलेट करने वाली। तो इस तरह से हम उस कंटेंट को गैदर करेंगे और फिर अब बात करेंगे कि उसको स्ट्रक्चर में कैसे डालना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर का इंट्रोडक्शन ब्रीफ बैकग्राउंड से दे सकते हैं। मोस्टली हिस्ट्री रिलेटेड आंसर्स इसी तरह शुरू होते हैं। फिर बॉडी के अंदर क्लासिफाई करके इफ़ पॉसिबल पूना पैक्ट के मेजर प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे और फिर दूसरे पार्ट को भी एड्रेस करेंगे कि कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद के समय में इस पूना पैक्ट की वजह से डिप्रेस्ड क्लास के लिए पॉलिटिकल वॉइस बढ़ी और कई तरह के मेजर्स लिए गए SC और ST क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए। आई होप इससे कुछ आइडिया मिला होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप अभी खुद अटेम्प्ट करिए। इसके मॉडल आंसर का डिस्कशन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। आज का GS 2 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विद द कोरोना आउटब्रेक डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर ऑन अ ट्रायल इन इंडिया, एलुसिडेट। यह क्वेश्चन 250 वर्ड्स के अंदर देना है और यह पेपर GS 2 के अंदर के टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आ सकता है। इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म की बात हो रही है कोरोना के टाइम पर। तो सिंपल वे में कह सकते हैं, अभी कोरोना आउटब्रेक की वजह से डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म कुछ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। फिर आप कीवर्ड देखिए, एलुसिडेट। इसका मतलब हो जाएगा कि आपको एग्जाम्पल्स, आपको फैक्ट्स, आपको एग्जाम्पल्स देकर समझाना है कि यह स्टेटमेंट क्यों सही है। कंटेंट की बात करें तो यह मोस्टली करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के क्या फीचर्स हैं, जिससे कि एक बेहतर कंटेंट मिल सके। स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रोडक्शन के अंदर इस स्टेटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम का एक ओवरव्यू मिलना चाहिए। फिर बॉडी के अंदर डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं वो किस तरह से अभी के टाइम पर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसे लिखने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। फाइनली फिर कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड दे सकते हैं कि इस तरह की चीज़ को होने से कैसे बचाया जा सकता है, और इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट होगा। अटेम्प्ट करिए, हम इसका आंसर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का GS 3 का क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, कैन हेल्थ सेक्टर बी अ वे आउट ऑफ द मिडिल इनकम ट्रैप फॉर इंडिया इन द कमिंग फ्यूचर? डिस्कस द पॉसिबिलिटीज एंड गिव योर ओपिनियन। 250 वर्ड्स में यह क्वेश्चन करना है। यह आपका जीएस पेपर 3 के सिलेबस सब टॉपिक इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से लिया है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ रहा है कि क्या हेल्थ सेक्टर मिडिल इनकम ट्रैप से इंडिया को बचा सकता है? सबसे पहले मिडिल इनकम ट्रैप को आपको पता होना चाहिए क्या है। मतलब है कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम अप्रॉक्स $2000 है, जिसमें बहुत मुश्किल से चेंजेस आ रहे हैं। इसलिए हेल्थ सेक्टर इसके रिगार्डिंग कुछ कर सकता है। इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग, वरना इसका सीधा सीधा मतलब तो यही है कि आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर में कैसी ग्रोथ देखी जा सकती है, हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं इस सेक्टर के अंदर जो यूज कर सकते हैं। कीवर्ड डिस्कस है तो हमें यही सारी चीजें लिस्ट आउट कर देनी है। आप इस कंटेक्स्ट से रिलेटेड कंटेंट को न्यूज़पेपर में से ज़्यादा अच्छे से निकाल पाएंगे, क्योंकि आजकल हेल्थ सेक्टर की ही बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और उनके अंदर अच्छे एनालिटिकल पॉइंट्स मिल सकते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर ओवरव्यू देकर हेल्थ सेक्टर के बारे में उसकी इम्पोर्टेंस का जिक्र कर सकते हैं। फिर मेन बॉडी के अंदर इंडिया का क्या पोटेंशियल है इस हेल्थ सेक्टर के अंदर, उसे डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से इंडिया अभी फाइट कर रहा है कोरोना वायरस से, हो सकता है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड की मदद कर सके अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से। अभी से ज़्यादा डाउट में नहीं लीजिएगा, सोच के देखिए यूएस जैसी कंट्री भी घुटने टेक रही है कोरोना वायरस की वजह से। कंक्लूजन हम विजनरी दे सकते हैं, इंडिया को हेल्थ सेंटर्ड इन्वेस्टमेंट एजेंडा अपनाना चाहिए, जिससे कि वह पूरी दुनिया में डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियन को पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर सके। अभी भले ही कंट्री पैंडेमिक से जूझ रही है, लेकिन इंडिया को आने वाले अपॉर्चुनिटी और बैटल की तैयारी अभी से कर देनी चाहिए। और इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, इसके मॉडल आंसर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइनली आज का GS 4 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वैल्यू एजुकेशन एम्पावर्स अ पर्सन टू कन्फ्रंट द मायरेड चैलेंजेस ऑफ कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी, डिस्कस। इस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है या GS पेपर 4 के सब टॉपिक एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स एंड प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स के अंडर में आ जाएगा। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझेंगे। पढ़ने में काफ़ी फैंसी वर्ड्स दिए हुए हैं कि वैल्यू एजुकेशन इंसान को आजकल के चैलेंजेस जो सोसाइटी के अंदर हैं उन्हें डील करने के लिए एम्पावर करती है, ताकत देती है। और फिर डिस्कस, तो जो ब्रॉड थीम है वो वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। और आंसर कैसे रिलेट करके लिखना है कि वह कैसे हेल्प करती है आजकल के चैलेंजेस को डील करने के लिए। तो बेसिकली कंटेंट में क्या आएगा, वैल्यू एजुकेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, और इस तरह से क्वेश्चन का कंटेंट गैदर करना और आसान हो जाता है। वैसे इसका कंटेंट एथिक्स की किसी भी स्टैटिक बुक से मिल सकता है। फिर इसका स्ट्रक्चर और इजीली बन जाएगा। इंट्रोडक्शन के अंदर आप वैल्यू एजुकेशन के बारे में बताएंगे, बॉडी के अंदर आप वैल्यू एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे, और आप बताएंगे कि यह किस तरह से आज की सोसाइटी के अंदर जो आजकल के चैलेंजेस हैं उन्हें डील करने के लिए कैसे हेल्प करता है। आजकल की सोसाइटी में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन होना। तो इस तरह से बॉडी बहुत ही मल्टी डायमेंशनल वे में बन सकती है। फिर कंक्लूजन के अंदर सबको कंक्लूड करके रिमार्क्स दे देना कि इस तरह से वैल्यू एजुकेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है। एथिक्स में एक अच्छा आंसर लिखने के लिए उनके कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल्स देने से आंसर बहुत एनरिच हो जाता है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, इसका मॉडल आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपडेटेड फीचर्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लग गया। होपफुली नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन रिलेटेड इस डिस्कशन वाले वीडियो को मॉर्निंग में ही पब्लिश कर दिया जाएगा। वी आर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है।
पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।